हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योतिपाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, टेली विद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो कोर्स है उसमें आपकी थ्योरी चल रही है अकाउंटिंग से रिलेटेड। हमने पिछले वीडियो में बात कर रही थी कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। आज हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं दोस्तों और थ्योरी को ध्यान से सुने, क्योंकि ये आपका बेस बनाएगी दोस्तों। तो हमने बात कर ली थी दोस्तों कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है। हमने देखा था कि जो बुक कीपिंग होता है उसके रखने के कौन कौन से सिस्टम्स हैं, कौन कौन सी पद्धतियां हैं। जैसे महाजनी पद्धति भी है आपकी, सिंगल एंट्री सिस्टम भी है आपका, केस सिस्टम भी है आपका। तो हमने डबल एंट्री सिस्टम पे फोकस किया था, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम से ही सारे अकाउंट्स या बुक कीपिंग रखी जाती है। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होती है, वो किस ढंग से काम करती है, किसने ये सिद्धांत लागू किया था, लुकास पेसियोली के बारे में हमने पूरी जानकारी ली थी कि ऐसे ये सिस्टम काम करता है, क्या होती डबल एंट्री सिस्टम, है ना। क्या इसके चार जो सिद्धांत है वो किस बेस पे काम करते हैं, कैसे ये दो अकाउंट को फोकस करता है, और ये दोनों अकाउंट के जो विपरीत पक्ष है, आपकी विपरीत जो साइड है, डेबिट और क्रेडिट वाला जो साइड होता है ना। तो कोई भी दो अकाउंट, कोई भी दोस्तों कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी व्यवहार बिजनेस में होता है, वो कहीं ना कहीं किसी दो अकाउंट को अफेक्ट करता है। और उन दोनों अकाउंट में से भी जो दो अकाउंट के जो दो पक्ष होते हैं, तो दोनों के विपरीत पक्षों को अफेक्ट करेगा। एक का डेबिट पक्ष अफेक्टेड होगा तो दूसरे का क्रेडिट पक्ष अफेक्टेड होगा। इस बारे में हमने बात करी थी। तो दो खातों में जाके आपको लेखा करना पड़ता है, ये कहलाता है आपको डबल एंट्री सिस्टम। इसके बारे में हमने बात करी थी और किस ढंग से ये काम करता है ये हमने बात करी थी। फिर हमने गोल्डन रूल्स जो अकाउंटिंग के बनाए गए हैं कि डेबिट करो आप रिसीवर को, जो पाने वाला होता है वो डेबिट करना चाहिए और देने वालों को हम क्रेडिट करते हैं। हमने सीखा था कि जो भी वस्तु बिजनेस में आती है उसको हम डेबिट करते हैं, जो जाती है वस्तु बिजनेस से उसको क्रेडिट करते हैं। हमने देखा था कि सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, और जो इनकम्स और गेन होती है मतलब प्रॉफिट जो होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। इस बारे में हमने बात करी थी। थोड़ा हमने देखा था गोल्डन रूल से क्या है। आज हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। पहली बात तो हम ये देख रहे हैं जो स्टेज होती है बुक कीपिंग की, वो कौन कौन सी होती है। मतलब अकाउंटेंसी अंडर डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत, डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत अकाउंटेंसी कैसे रखी जाती है, बुक कीपिंग को आप कैसे मेंटेन करते हैं, आप जो बुक्स रखते हैं उस बुक्स की स्टेज क्या है। तो मेनली दोस्तों आप अपने दिमाग में फोकस करें। सबसे पहला काम होता है रिकॉर्डिंग। हम बुक्स, कोई भी व्यवहार होता है बिजनेस में दोस्तों, हम सबसे पहले उसकी बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हैं, बुक्स में एंट्री करते हैं। और जिस बुक्स में एंट्री की जाती है वही कहलाती है उसकी ओरिजिनल बुक्स। इसे हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड। क्योंकि जैसे ही कोई व्यवहार हुआ, कोई ट्रांजेक्शन हुआ, सबसे पहले जिस बुक्स में लिखा जाता है वो जो आपका जो जनरल होता है, जो कि आप आगे देखेंगे कैसे उसमें एंट्री होती है। तो जनरल बुक तो सभी बिजनेस में सभी जगह जनरल बुक तो होती है दोस्तों। फिर वो डिपेंड करता है कि अगर बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पे बिजनेस में ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसी जनरल के और क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं, आप उसका विभाजन कर सकते हैं, है ना। तो वो हम डिटेल में थोड़ा और देखेंगे बाद में। अभी मैं आपको एक दिमाग में पिक्चर बना रही हूँ कि कैसे क्या होता है। तो एक जनरल बुक तो आपकी होती है। फिर आप चाहें तो उस जनरल बुक के और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि आपने परचेज बुक आपने अलग रख ली, सेल्स बुक आपने अलग कर दी, सेल्स रिटर्न आपने अलग कर दिया, परचेज रिटर्न आपने अलग कर दिया, कैश बुक आपने अलग कर दी है। ठीक है, तो ये सारे बुक्स है, लेकिन जो भी ट्रांजेक्शन होगा सबसे पहले उन्हीं बुक्स में तो लिखा जाएगा। तो आप कितनी भी बुक्स बना लें, लेकिन सबसे पहले ट्रांजेक्शन होते बराबर आप जिस बुक में लिखते हैं वो बुक होती है आपकी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग बुक। ठीक है, तो पहली स्टेप तो ये होगी कि हमने जाकर उसमें लेखा करा। और हम चूंकि डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत लेखा कर रहे हैं तो उस बुक्स में जाके हम इतना जरूर बता देते हैं कि कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं और उनका कौन सा पक्ष अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जब हम वहाँ पे एंट्री लिखते हैं, आपने कोई भी एंट्री लिखी, भाई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने ऐसा लिख दिया, जनरल में जाके आपने ये एंट्री कर दी है। इसका मतलब आपने कहने का ये बता दिया है कि दो अकाउंट कौन कौन से हो गया, एक सैलरी हो गया और कैश हो गया। उसमें से भी आपने लिख दिया कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब कैश को हम क्रेडिट कर रहे हैं, सैलरी को हम डेबिट कर रहे हैं। ये सिर्फ आपने बता दिया जनरल में जाके। तो हम सारी एंट्री जनरल में करते हैं। सबसे पहला काम तो ये होता है, सबसे पहली स्टेज हमारी ये होती है। हम देख रहे हैं कि बुक कीपिंग की स्टेजेस क्या है। 3 स्टेज पे हमको फोकस करना है दोस्तों। इन 3 स्टेप को कवर करने के बाद आपका पूरा काम खत्म हो जाता है बुक कीपिंग का। ठीक है, एंड अकाउंटेंसी का प्लस, क्योंकि बुक कीपिंग में से भी दो चीज़ आ गई आपकी, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन, यहीं पे बुक का काम पड़ता है। उसके अलावा इन बुक के थ्रू जो भी आप रिपोर्ट तैयार करते हैं
वो डिफरेंट थिंग हो गई आपकी, वो आपकी बड़े पैमाने पे अकाउंटेंसी हो गई वो आपकी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन अगला काम होता है फिर क्लासिफिकेशन, मतलब कि लेजर पोस्टिंग। तो एक आप लेजर बुक भी रखते हैं। लेजर में क्या होता है, आपने जनरल में जब बता दिया कि 2 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, तो जितने भी अकाउंट को आप अफेक्ट करते हैं दोस्तों, सबका एक अकाउंट बनाते हैं, आप खाता बनाते हैं और उसी अकाउंट से संबंधित सारे ट्रांजेक्शन आप लिखते हैं, उसी को बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। तो जो अकाउंट आपने खोला है, सारे अकाउंट आपके लेजर में जाके खुलते हैं, इसको बोलते हैं खाता बही। खाता बही में क्या होता है, सारे खाते खोले जाते हैं। तो अगला काम आपका क्लासिफिकेशन का ही होता है कि जनरल में से आप उठा उठा के सारे अकाउंट खोलते हैं और उससे संबंधित एंट्री, फिर आप उसके डेबिट और क्रेडिट पक्ष में जाके वो अमाउंट लिखते हैं, तब वो प्रॉपर उससे डेबिट या क्रेडिट होता है। तो जब आप लेजर पोस्टिंग करते हैं दोस्तों, तब जाके आपका वो अकाउंट में जाके अफेक्ट होता है कि वो डेबिट में हो रहा है कि क्रेडिट में, वो अमाउंट जब आप लिख देते हैं तब वो डेबिट क्रेडिट हो गया है। यहाँ पे आप सिर्फ एक जानकारी देते हैं, एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे, इसका डेबिट पक्ष, इसका क्रेडिट पक्ष। लेकिन जब आप लेजर पोस्टिंग करते हैं तब आप वाकई में रियली में जाके आप उसको डेबिट क्रेडिट करते हैं, ये ध्यान रखें। तो अगला काम आपका ये होता है। तो साल भर दोस्तों आप यही 2 काम ही करते हैं, रिकॉर्डिंग करना देन क्लासिफिकेशन करना, रिकॉर्डिंग करना देन क्लासिफिकेशन करना। ये 2 काम आपके साल भर चलते रहते हैं और फिर साल के एंड में आप क्या करते हैं, ये सारे लेजर जो आपने खोले थे दोस्तों, इन सब का आप जोड़ लगाते हैं, डेबिट और क्रेडिट पक्ष को जोड़ते हैं, जो पक्ष कम होता है उसके साथ उसका बैलेंसेस निकाल लेते हैं और अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। सारे अकाउंट के आप बैलेंसेस निकाल के अकाउंट को बंद कर देते हैं। देन फिर उसके बाद फिर आप बनाते हैं, कुछ रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसी को बोलते हैं समरी। फिर आपका तीसरा काम है समरी तैयार करना। तो ये 2 काम के लिए आपको बुक्स की जरूरत पड़ती है, बाकी ये रिपोर्ट्स आप अगले नए पेज पे अपने ढंग से बनाते हैं। इसमें बुक्स की बात नहीं होती, इसमें आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो वो आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस के बेस पे आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म होती है तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाती हैं, देन ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, देन आप बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो जितनी भी रिपोर्ट आप इसके बेस पे तैयार कर रहे हैं, अगर कोई कंपनी होगी तो कैश फ्लो फंड फ्लो भी बनाएगी। तो जितनी भी रिपोर्ट आप इन बुक कीपिंग के बेस पे जो तैयार करते हैं, वो सारा काम समरी के अंतर्गत होता है। तो सबसे पहले आपने ध्यान कर लिया कि 3 स्टेटस होती है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं मेनली कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। अकाउंट तो खोलने हैं, लेकिन एक अकाउंट की पिक्चर आपके दिमाग में आ जाए तो और अच्छा रहेगा। तो जैसे कि आपने नाम सुना होगा कि 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट होता है, एक आपका रियल अकाउंट होता है, एक आपका नॉमिनल अकाउंट होता है दोस्तों। ठीक, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत खाता, तो व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति से संबंधित खाता होगा, है ना, किसी पर्सन से संबंधित, किसी व्यक्ति से संबंधित। राम का खाता, श्याम का खाता, मोहन का खाता, है ना, ये सारे सब क्या है, व्यक्ति तो है। या कोई फर्म का खाता, क्योंकि अगर आपने कोई शॉप खोली दोस्तों तो आप उसको एक नाम देते थे। तो कोई भी संस्था को अगर आपने एक नाम दे दिया है तो वो भी तो एक व्यक्ति के रूप में तो काम करता है, उसकी एक अपनी अलग से एंटिटी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो फिर आपके जितने भी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी आपके सरकारी विभाग है आपके, है ना, जो भी आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है, जब जो भी कोई आपकी कंपनी है, ये सारे भी आपके पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत ही आते हैं। भले उसको अपन ने क्रिएट करा है ना, वो बात फिर अलग हो जाएगी, लेकिन है ये व्यक्ति के फॉर्म में। आपने इसका लीगली अगर आपने उसको उत्पन्न कर दिया एक एंटिटी के रूप में, आपने उसको अलग से, आप दुकान के नाम को अलग से आप बता रहे, क्योंकि पता है आपको बिजनेस और बिजनेस में दोनों अलग अलग है। तो उस शॉप को अपन अपने बिजनेस से अलग कर रहे हैं, स्वामी से अलग कर रहे हैं, इसलिए उसकी भी एक अलग से एंटिटी बन गई है ना, उसका भी एक अलग से एक अपना अस्तित्व बन गया है। जो भी आपके फर्म का नाम है, इवन जो बैंक का आपका बैंक जो है वो भी एक फर्म के ग्रुप में आता है ना, इसलिए बैंक को अपन पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। तो सारे व्यक्तियों के नाम जो होते हैं, कंपनी के नाम होते हैं, फर्म के नाम होते हैं, है ना, सारी जो आपकी गवर्नमेंट जो आपके डिपार्टमेंट होते हैं, सारे हैं सब इसके अंदर आ जाएंगे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। रियल अकाउंट में दोस्तों ये पिक्चर मान के चलिए कि जितनी भी आपकी असेट्स होती है जो कि वस्तु के फॉर्म में है या राइट्स के फॉर्म में है, जो भी आपको राइट्स मिल जाते हैं जो कि दिखते हैं, इसको बोलते हैं टैंजिबल इनटैंजिबल। जो वस्तु बिजनेस में आपकी आती है तो आप क्या करते हैं, सारे आपके असेट्स तो है। आपने अगर बिल्डिंग खरीद ली है, कोई लैंड खरीद लिया है, कंप्यूटर खरीद लिया है, कोई मशीनरी खरीद ली है, कोई गाड़ी खरीद ली, तो आप क्या करते हैं, सबके अकाउंट बनाते हैं। तो जितनी भी वस्तु हैं, सारी वस्तु जो होती है आपकी वो सब रियल अकाउंट के अंतर्गत आती है। अब जितनी भी वस्तु होती है दोस्तों, जरूरी नहीं है वो वस्तु, फिर मैंने आपको बताया था कि वैसे तो पेन भी एक वस्तु है। आप पेन लेके आए बिजनेस में, पेंसिल लेकर आए, आप छोटी छोटी चीज़ें लेके आए, रबड़ लेके आए, मैं आपको सब समझाया था जब मैंने आपको प्रिंसिपल बताए थे। तो वो जो आपका मॉड्यूलरिटी का जो सिद्धांत है, प्रमुखता का जो सिद्धांत है, जो कि बोलता है कि छोटी छोटी चीज़ों को हर एक चीज़ का अकाउंट नहीं बनाते हैं आप, है ना। तो आप क्या करते हैं, जितनी भी वस्तु होती है, अगर आपको लगता है कि ये वस्तु कम कीमत की है,
इस पे हम 100% डेप्रिसिएशन चार्ज करके उसको सीधे सीधे एक ही फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत खत्म कर देंगे। उसकी वैल्यू अगर कम है तो उसको फिर आप क्या करते हैं, पूरा एक्सपेंसिव बता के खत्म कर देते हैं, है ना। लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर वस्तु काफ़ी महंगी है ना, काफ़ी अमाउंट की आप चाहते हैं, इसको 2-3 सालों के अंतर्गत या 5 साल के अंतर्गत 10 साल के फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत हम उसको दिखाएंगे और थोड़ा अमाउंट करके उसको राइट ऑफ करेंगे, तब आप उस पर्टिकुलर वस्तु का नाम दे के उसको अकाउंट क्रिएट कर देते हैं कि ये बिल्डिंग अकाउंट है, ये मशीनरी अकाउंट है, ये फर्नीचर अकाउंट है। क्यों? क्योंकि काफ़ी बड़ा अमाउंट है, ये एक ही फाइनेंशियल ईयर में ख़त्म नहीं करना है, इसलिए हम छोटी छोटी वस्तु का अकाउंट नहीं बनाते हैं। ये मैंने आपको सिद्धांत बताया था ये किस प्रकार से काम करता है। तो जितनी भी आपकी वस्तु के फॉर्म में जो भी आपकी संपत्ति है, असेट्स है, और एक राइट के फॉर्म में होती है, जैसे कि आपका गुडविल है ना, आपका पेटेंट राइट्स है, ये सारे इसमें आ जाएंगे। तो ये सारे रियल अकाउंट कहलाते हैं आपके। तो रियल अकाउंट का नियम लगेगा इसके अंतर्गत, ठीक है। फिर आपके नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या होगा, जो कि नाम मात्र का अकाउंट कहलाता है। तो जो पर्सनल अकाउंट है ये आपका व्यक्तिगत खाता है। रियल अकाउंट को बोलते हैं अपन वास्तविक खाता है ये आपका, क्योंकि दिख रहा है एक वास्तविक फॉर्म में। देन फिर एक नॉमिनल अकाउंट होता है आपका, इसको बोलते हैं नाम मात्र के खाते हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके खत्म हो जाते हैं। और सिर्फ पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के ही खाते जो है आगे ट्रांसफर होते हैं, बैलेंस शीट के अंतर्गत जाते हैं ये, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं पीरियड ट्रेडिंग में आके मैनेजमेंट अकाउंट में आके खत्म हो जाते हैं, ध्यान रखें। तो जितनी भी आपकी इनकम से किसी भी फाइनेंशियल के, एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट है, लॉस है, ये सारे इसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों। ये आपको समझ लीजिए, ठीक। फटाफट इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर मैं बात करूं पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत दोस्तों, पर्सन है, आपके फर्म में कंपनी है, तो उसमें भी उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दी समझने के लिए। 3 अकाउंट आप मान के चलिए। एक आपका होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल मतलब क्या हो गया, ये आपके अकृत्रिम व्यक्तिगत खाते हो गए हैं। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम व्यक्तिगत खाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधित्व वाले खाते हैं, ठीक है। अब क्या होते हैं ये नेचुरल मतलब जो कि बाय गॉड के द्वारा तो बनाए गए, जैसे कि अपन लोग जो हैं, ये जो मनुष्य जो बनता है ये भगवान के द्वारा ही बनाया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो भी नाम है आपके, जैसे मोहन का खाता है, सविता का खाता है, दिनेश का खाता है, इवन जो आपका स्वामी होता है, ऑनर होता है, वो भी क्या है, व्यक्ति है। आपको पता है कि ऑनर का अकाउंट जो है कैपिटल के नाम से बनाया जाता है ना। वो भी जो भी कुछ बिजनेस से निकालता है उसको ड्राइंग के नाम से हम शो करते हैं, ध्यान रखें। लेकिन ये सारे ये व्यक्तिगत खाते हैं, और व्यक्तिगत खातों के अंतर्गत भी नेचुरल अकाउंट के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये बाय गॉड के द्वारा बने हुए हैं। ये सब मनुष्य किसके द्वारा बने हुए हैं, भगवान के द्वारा बने हुए बोले, इसलिए इसको बोला जाता है कि नेचुरल रूप में, प्राकृतिक रूप से आया ये मनुष्य। एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब जब मनुष्य ने मनुष्य को बना दिया है। जब आप किसी शॉप को, किसी दुकान को एक नाम दे देते हैं तो उसकी एक अलग एंटिटी हो जाती है। तो हम खुद एक मनुष्य हैं और हमने किसी एक संस्था खड़ी कर दी अपनी, उसको एक नाम दे दिया, तो वो जो नाम हमने उसको जो एक व्यक्तित्व दे दिया है, एक जो एंटिटी के रूप में वो जो काम कर रही है, क्योंकि मनुष्य ने मनुष्य को बनाया, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल, कृत्रिम व्यक्ति। तो कृत्रिम व्यक्ति में आपका बैंक आ गया है, बैंक अकाउंट आ गया, जितने भी आपके दुकानों के नाम है, होटलों के नाम है, आपके कंपनी के नाम है, आपके फर्म के नाम है, बीमा कंपनी के नाम है, फर्म के नाम है, जो भी डिपार्टमेंटल के नाम हो आपके, है ना, कोई हॉस्पिटल हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, है ना, जितने भी नाम है आपके, आशा ट्रेडर्स है, आपका श्याम ट्रेडिंग कंपनी में। तो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो जितने भी आपको दिमाग में ये रखना है कि जो भी फर्म के नाम होंगे, ये कंपनी के नाम होंगे, सारे किसमें आ रहे हैं, आर्टिफिशियल के अंतर्गत आ रहे हैं। तो ये सारे पर्सनल अकाउंट है। देन फिर एक होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, जो कि किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। जितने भी आपके एक्सपेंसेस के अकाउंट है, लेकिन अगर आपने उसका पेमेंट नहीं करा तो हम क्या बोलते हैं कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति को सैलरी देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग रेंट, उस व्यक्ति को रेंट देना बाकी है। या अगर हमने एक्सपेंसेस के आगे दोस्तों ये सारे शब्द लगा दिए कि आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड या इनकम के पे हमने लगा दिया अक्रूड, है ना, या हमने लगा दिया है अनअक्रूड, तो पर्टिकुलर फिर उस व्यक्ति का संकेत हो गया है, उस व्यक्ति को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये सारे फिर आपके पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। तो जो एक्सपेंसेस है, इनकम है, वो तो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं दोस्तों। लेकिन जब उसके पहले आप इन शब्दों को यूज कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड, मतलब उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए हम बात कर रहे हैं कि उससे हमको लेना बाकी है, उसको हमको देना बाकी है। अब ये आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड क्या होते हैं, इन सब की थ्योरी हो चुकी है, प्ले लिस्ट बनी हुई दोस्तों, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो जब हम इनके पहले ये शब्द लगाते हैं दोस्तों, तो वो बन जाते हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव, फिर वो पर्सनल अकाउंट की हेडिंग में आ जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके। तो ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। देन फिर हम बात कर लेते हैं कि रियल अकाउंट में क्या होगा। रियल अकाउंट में सारे आपके जो है असेट्स आ रही, जो कि वास्तविक फॉर्म में हो या राइट्स के फॉर्म में हो, तो
उसमें जो टैंजिबल है वस्तु जो कि दिखती है तो वो टैंजिबल की हेड में आ जाएगी। इनटैंजिबल में क्या होता है, आपको राइट जितने भी है, राइट क्या दिखते नहीं है लेकिन आपको राइट तो मिल गया ना, जैसे गुडविल है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट राइट है, आपका सॉफ्टवेयर जो अपन डलवाते हैं, ठीक है, ये सारे क्या आ गए, रियल अकाउंट के अंतर्गत आ गए हैं। तो जितनी भी आपकी असेट के फॉर्म में है, जो कि वस्तु के फॉर्म में है या राइट के फॉर्म में, वो सारे रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। जैसे आपका बिल्डिंग अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, लैंड है, मशीनरी है, कंप्यूटर है, कैश, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक, तो ये सारे आपके रियल अकाउंट के हो गए एग्जाम्पल। देन फिर हम बात कर लेते हैं नॉमिनल अकाउंट, जिसमें सारे इनकम्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब क्या होते हैं, इनकम, एक्सपेंसेस, ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो एक्सपेंसेस के अंतर्गत आपके जितने भी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, डिस्काउंट है, चैरिटी अकाउंट है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट है, आपके एंटरटेनमेंट अकाउंट है, वेजेस है, कितने भी नाम हो सकते हैं, सारे आपके नॉमिनल अकाउंट के हेड के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। इनकम में अगर आप बोलते हैं कमीशन रिसीव्ड हो गया हमको, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट हमको रिसीव्ड हो गया है तो ये आपकी इनकम हो गई है। रेंट आपको मिल रहा है तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट आपका हो गया है, तो ये सारे इसके अंतर्गत आएंगे। अगर कोई लॉस हो जाता है बिजनेस में कि बेड डेट्स हो गया है, या लॉस बाय फायर के कारण आग लग गई, इसके कारण जो लॉस हो गया आपको, या कोई असेट आपने बेची उसके कारण आपको लॉस हो गया तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, ये सारे भी इसके अंतर्गत ही आएंगे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। देन फिर प्रॉफिट के अंतर्गत आपका प्रॉफिट एंड सेल ऑफ असेट, अगर आपने कोई असेट बेची नहीं, अगर आपको प्रॉफिट हो गया है तो वो प्रॉफिट के हेड में आ जाएगा। या बेड डेट्स हो गया लेकिन बेड डेट आपको रिकवर हो गया है तो वो आपका प्रॉफिट हो गया है। तो ये सारे जितने भी हैं ये सारे आपके नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं दोस्तों। और ये नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वो 1 ईयर से संबंधित होते हैं, फाइनेंशियल ईयर से संबंधित होते हैं, और वो उसी फाइनेंशियल ईयर में खत्म भी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके जो रियल अकाउंट होता है या जो पर्सनल अकाउंट होता है, ये बैलेंस शीट के अंतर्गत भी जाते हैं, मतलब ये आगे कैरी फॉरवर्ड ही होते जाते हैं आपके, ये ध्यान रखें। तो ये सारे अकाउंट की बात आपने करी है कि कितने प्रकार के आपके अकाउंट होते हैं, इसको आपको दिमाग में रखना है दोस्तों कि ये आपका बेस है। अब इसी के बेस से फिर क्या होगा, आपकी एंट्री शुरू होगी। तो जब आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, आपके दिमाग में आ गया है कि हाँ अकाउंट इतने प्रकार के होते हैं, तो आपके उसको नियम भी समझ आ गए। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने गोल्डन रूल से बनाया था, क्या नियम बनाया था कि जो पर्सनल अकाउंट होता है वो काम करता है कि आप क्या करो, जो पाने वाला को डेबिट करो, देने वाला को क्रेडिट कर दो, ये पर्सनल अकाउंट का नियम हो गया। और जो रियल अकाउंट है वो किस नियम पे काम कर रहा है, तो बोले कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी वस्तु बिजनेस में आती है उसको डेबिट करो, अगर वो वस्तु जा रही है, अगर आपको सेल कर रहे हैं तो उसको फिर क्रेडिट कर दो उठा के। ठीक है, ये वस्तु की बात होगी, रियल अकाउंट की बात हो गई। फिर वो बोल रहे हैं कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, क्योंकि नॉमिनल की बात हो गई है, तो नॉमिनल अकाउंट जो है वो इसकी बेस पे काम करेगा, रियल अकाउंट जो है वो इसकी बेस पे काम करेगा, और जो पर्सनल अकाउंट है वो इसकी बेस पे काम करेगा। यही आपका गोल्डन रूल्स है दोस्तों। तो ये बोल रहे हैं जितने भी आपके एक्सपेंसेस है, लॉसेस को डेबिट कर दो, और जो भी आपकी इनकम से, प्रॉफिट है या गेन्स है उनको आप क्रेडिट कर दो। ये नियम लागू हो रहा है आपका नॉमिनल अकाउंट में। ये नियम लागू हो रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये नियम लागू हो रहा है आपका रियल अकाउंट में। देन ये जो नियम है आपका, ये पर्सनल अकाउंट के अंदर लागू हो रहा है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब तक आपको ये समझ में आएगा दोस्तों कि अकाउंट है क्या, ये पर्सनल अकाउंट क्या है ना, ये रियल अकाउंट क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट क्या है, तब तक आप इस नियमों पे काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने आज आपको डिटेल में बताया है कि ये आपका पर्सनल अकाउंट है, जिसमें कि आपके नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आ जाते हैं। ये सारे आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं, और उस पर वो नियम लागू करेगा आपका कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये आपके पर्सनल अकाउंट है दोस्तों। देन जो रियल अकाउंट है, ये आपके वस्तु के फॉर्म में जो आपकी असेट्स होती है या राइट्स के फॉर्म में असेट्स होती है, ये इस नियम पे काम करेंगे कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी वस्तु बिजनेस में आती है उसको डेबिट करो, जो जाती है उसको क्रेडिट करो। ये रियल अकाउंट का नियम हो गया। देन जो नॉमिनल अकाउंट है, जिसमें सारे एक्सपेंसेस, लॉस है, प्रॉफिट लॉस होते हैं, ये काम करते हैं कि जितने भी एक्सपेंसेस है, लॉसेज है, उनको डेबिट करो, जितने भी इनकम्स और प्रॉफिट या गेन्स है उनको आप क्रेडिट करो। वो आपका 3rd नंबर का नियम है। ठीक है, जब तक आपको ये अकाउंट दोस्तों क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप एंट्री पे कमांड नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले इनको ध्यान से समझें। जितनी भी थ्योरी अभी तक आपकी हो चुकी है, आप प्ले लिस्ट में जाइए और टेली विद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में सारी थ्योरी पढ़ी है, तभी आपको आगे मजा आएगा, आपका ये बेस बनेगा दोस्तों। तो आज की थ्योरी में अपना दोस्तों इतना ही था। तो आज का अपना टॉपिक खत्म होता है। आप इसका पूरा लाभ उठाते रहें दोस्तों, बने रहें चैनल पे और देखते रहें, समझते रहें, इनका लाभ उठाएं। चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।